अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है द्विध्रुव के कारण, किसके कारण देखना है? द्विध्रुव के कारण। एक शब्द में क्वेश्चन का मीन्स चेंज हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके कारण होती है? द्विध्रुव के कारण होती है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में व्यंजक स्थापित कीजिए। कौन सी स्थिति में निकालना है? अक्षीय स्थिति में। तो एक तो हमें परिभाषा लिखनी भी है और साथ में हमें उस परिभाषा के अकॉर्डिंग अक्षीय स्थिति का व्यंजक सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे किसकी सहायता से? चित्र की सहायता से, क्योंकि वैसे आपको बताई जाएगी तो थोड़ा समझ में नहीं आएगी। डायग्राम को हम पहले बनाते हैं और डायग्राम में आप समझें कि डायग्राम बनाया कैसे गया है। ये अपना हो जाएगा, एक बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। यहाँ पर ऋण क्यू आवेश ही बनाया जाएगा। कई बच्चे टेस्ट में यहाँ पर धन लिख देते हैं गलती से। दिशा लेना है, इस ओर चलेंगे माने ऋण से धन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऋण क्यू आवेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? धन क्यू आवेश हो जाएगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a। ये आपका जो बिंदु है, ये बिंदु क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। और इस बिंदु से O तक के बीच की दूरी स्मॉल a, O बिंदु से इस वाले B तक की दूरी स्मॉल a। द्विध्रुव बन गया अपना। अब देखना है हमें डेफिनेशन किसकी? अक्षीय स्थिति की। जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है बिंदु, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? ज्ञात करना है। वो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। ये द्विध्रुव बना है इतना, उसी के अक्ष को हमने क्या किया? आगे की ओर बढ़ा दिया और उसी अक्ष पर कहीं ना कहीं बिंदु P पर हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये हो गई परिभाषा। अब हमें क्या देखना है? इसका व्यंजक देखना है। तो व्यंजक देखने के लिए डायग्राम अब आधा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे केवल दूरियों को शो करना है। तो जो अपना बिंदु O है, इस बिंदु O से जो बिंदु P है, इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं। और इसको आप थोड़ा और बढ़ा देंगे, ऐसे संकेत यहाँ पे बने होते हैं। E1 E2 लिखा होगा, वही आपका रहता है। E1 बड़ा रहेगा किससे? E2 से। तो बड़े में से छोटे को आगे घटाया जाएगा। अब चलते हैं, भाषा लिखेंगे। जैसे चुंबक में लिखी थी ऐसे ही भाषा लिखेंगे। ध्यान से देखते जाना। जो अक्षीय स्थिति में भाषा है वही 90% निरक्षीय में आएगी। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई गई? यहाँ पर 2a है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? B है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो हो गई परिभाषा। अब द्विध्रुव भी ये ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। द्विध्रुव जो है ये ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। माने जहाँ पे हम 1/4πε0 लिख रहे थे, वहाँ पे 0 के आगे अब K का गुणा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा ही गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K। और वो K का मान अलग होता है, ध्यान देना। यहाँ पे ये K परावैद्युतांक की भांति काम करेगा। तो द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। अब चलते हम पहले धन Q आवेश के कारण देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे लिखना है, ठीक है? धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब 2 के कारण देखनी है तो एक बार E1 लिखेंगे, फिर E2 लिखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नामक शब्द आ गया। माने अब हमने क्या लिखा यहाँ पर? E1 बराबर, माने तीव्रता का सूत्र लगेगा जो भी हम सिद्ध कर चुके हैं।
E1 बराबर 1/4πε0। इतना तो ठीक है, लेकिन अब द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक क्या है, k है। तो अब इसके साथ k का भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया ये। इनटू में क्या लिख रहे थे हम, आवेश बटे में क्या थी, दूरी का वर्ग। तो जो आवेश था, आवेश यानी क्यों हो गया, आवेश यानी क्या हो गया आपका यहाँ पर क्यू। अब बटे में हमें क्या लिखना है, दूरी। तो धन क्यू आवेश कहाँ पे है, बिंदु बी पर। बी से कहाँ तक की दूरी लेंगे हम, बी तक की। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर यानी बी पी का स्क्वायर। अब आपको किसके मान की आवश्यकता है, बीपी के मान की आवश्यकता है। अब क्योंकि डायग्राम कह रहा है कि बिंदु ओ से लेकर के बिंदु पी तक की डिस्टेंस कितनी बताई गई है, स्मॉल आर। अब हमें चाहिए बिंदु बी से लेकर के पी तक की दूरी। तो हम क्या करेंगे, आर में से ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें इतनी दूरी प्राप्त हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, आर माइनस ए। तो साइड में लिखना चाहें तो हम साइड में लिख सकते हैं, हम सीधा मान रख दें। अब तो यहाँ पे हम मान रखेंगे E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने किसके कारण देखा था, धन क्यू आवेश के कारण। अब हमें कौन से आवेश के कारण देखना है, ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, तो फिर अपना समीकरण बनेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू आवेश, ये अपना क्यू लिखा है, आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। अब हम फिर से डायग्राम की ओर चलते हैं। तो हमें यहाँ से माइनस क्यू यानी ए से लेकर के पी तक का मान चाहिए। तो हम इस आर में ए को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मान प्राप्त हो जाएगा। तो फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान को रख देंगे। तो हो जाएगा अपना आर प्लस ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। सीधा लिख दिया अपन ने, एपी का स्क्वायर नहीं लिखा, सीधा एपी का मान ही। समझ में आ गया तो मान रख दिया। इसके पश्चात अब हम देखेंगे कि जो अपना बिंदु P दिया गया है, बिंदु P पर कौन सी तीव्रता निकालनी है, अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है। ठीक है, परिणामी तीव्रता निकाल ली है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो जो E1 होता है, ये E1 बड़ा होता है किससे, E2 से होता है। E1 का जो मान होता है ये किससे अधिक होता है, E2 से अधिक होता है। तो हम बड़े मान में से छोटे मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब बड़ा क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अब बार बार कहोगे कि बड़ा है, बोले बड़ा तो है, अब है क्यों, कह दिया बड़ा है तो घटा देंगे। ठीक है, बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो आप डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, तो जो अपना डायग्राम है, ये जो तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, ये हमारा एक तीर का चिन्ह E1 को शो करेगा, एक तीर का चिन्ह किसको करेगा, E2 को शो करेगा। तो E1 और E2 एक ही रेखा पे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ही रेखा पर हैं, परंतु हैं कैसे, विपरीत हैं और विपरीत कार्य करते हैं। इसी कारण जो आपका E1 का जो मान होता है वो आपका E2 के मान से कैसा होता है, अधिक होता है। तो अब हम परिणामी तीव्रता को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, E बराबर E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या रखना है हमें, E1 और E2 के मान रखने हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले E1 और E2 के यहाँ पे मान रखेंगे। E बराबर E1 का मान 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये E1 का मान था, ये माइनस, और E2 का मान 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मान रख दिए गए हैं दोनों के। अब दोनों में आप देखेंगे कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में Q कॉमन है और दोनों में 4πε0 के कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। E बराबर Q अपॉन 4πε0 के इंटू क्या बचा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसके पश्चात हमें क्या करना है, दोनों का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, यहाँ से आ जाएगा हमारा आर माइनस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और आ जाएगा आर प्लस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आर माइनस ए के होल स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस ए के होल स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा। इसके पश्चात यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें अगले स्टेप में फॉर्मूले यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे तो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी आर स्क्वायर प्लस में क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 2RA। ये हो गया। इसके पश्चात आपको क्या करना है, माइनस का ये चिन्ह, यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा आपका आर माइनस ओ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2RA। ये हो गया। अगले स्टेप में इस वाले माइनस के चिन्ह का अंदर क्या कर देंगे गुणा, तो प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या कैसे हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के 2RA। जी आपस में कट पिट गए, निपट गए। अब जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2RA यानी 4RA, और बटे में क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सूत्र बनाना है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेप याद करके रखना पड़ेगा। फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। इसमें से हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या, अब इस Q का गुणा किसके साथ कर देंगे 2A के साथ कर देंगे, और बाकी का क्या बच्चा है अपना R बच्चा है। ये स्टेप आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। 2 कॉमन ले लिए गए हैं, ये Q है, और 2 बचे हैं, 2 का गुणा A के साथ कर दिया गया 2A, बाकी का क्या बचा हुआ है R बचा हुआ है। अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके पश्चात यहाँ पे आप Q गुणे 2A यानी द्विध्रुव आघूर्ण का क्या रख देंगे, मान रख देंगे, तो हो जाएगा E बराबर या आपके यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2, और Q गुणे 2A का मान क्या होता है P, और ये आपका स्मॉल r बटे में क्या हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर
का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब वही आएगा छोटा है छोटा है छोटा है। चित्र में तो समझ में आ जाता है, चित्र को देख के लिखें कि सीधा ही लिख दें। और चित्र में दिखाई देता है कि जो अपना छोटा है, क्या छोटा है, ए छोटा रहेगा इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगला जो अपना स्टेप रहेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए छोटा है आर से छोटा है, माने अगले स्टेप में छोड़ देंगे। ई बराबर 1/4πε0 के इंटू 2πr बटे ए छोटा है, माने ए को छोड़ दिया, तो आर की घातें कितनी हो जाएंगी 4। घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की घातें 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और अपना उत्तर आ जाएगा। यानी ई बराबर 1/4πε0 के इंटू 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गई अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पश्चात इसी में हमें कौन सी तीव्रता देखनी है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता देखनी है। कौन सी तीव्रता देखनी है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता देखनी है। तो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता के लिए सबसे पहले वैसे हमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले हम यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं। ये अपना ए, ये हो गया बी, यहाँ पे धन क्यू आवेश, यहाँ पर धन क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी कितनी 2a। ये आपका हो गया मध्य बिंदु O। यहाँ पे क्या हो गया A, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A, और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये क्या है एक बिंदु P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपना ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वही स्थिति पुरानी वाली, ये क्या बन रही है कोण, माने cos थीटा। आधार बटे कर्ण का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, याद है पुराना वाला क्वेश्चन, सेम वही कंडीशन है। तो ये अपना चित्र बन गया। यहाँ पे थीटा कोण, यहाँ पे थीटा कोण, ये जो बीच वाला बिंदु है यहाँ पे आप ही लिख देंगे, एक के ऊपर E1 और एक के ऊपर E2। अब हम देखते हैं अक्षीय निरक्षीय स्थिति की डेफिनेशन। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, द्विध्रुव के लंबद्वक पर स्थित होता है। वहाँ पे हम कह रहे थे चुंबक के लंबद्वक पर स्थित होता है, यहाँ पर चुंबक की जगह क्या कह रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव कहेंगे। द्विध्रुव के कैसा होता है, लंबद्वक पर स्थित होता है, तो उसे हम द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। ये तो होती है डेफिनेशन। अब हमें इसका क्या देखना है, व्यंजक देखना है। व्यंजक डायग्राम अपना बना हुआ है। अब हम देखेंगे डायग्राम में भाषा। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और इसके मध्य बिंदु O से ये चले गए। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी लिख सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि स्थिति ही निरक्षीय है, ज्ञात करनी है। और वही पुरानी बात, द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k। तो समझ गए k का गुणा कहाँ होना है, 1/4πε0 के साथ k आ जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर। पहला जो अपना यहाँ पर रहेगी स्थिति पहली, धन क्यू आवेश के कारण लिखेंगे। धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन क्यू आवेश के कारण लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला आवेश है यानी क्या हो जाएगा E1। E1 बराबर सूत्र लगाएं 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। थोड़ा चित्त में आ जाओ। धन क्यू आवेश बिंदु P पर है, B से कहाँ पे चलेंगे, B तक। B पर स्थित होने के कारण B से P तक की क्या हो जाएगी, दूरी। तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, B P
पी का स्क्वायर, और बीपी का मान, बीपी का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैसे निकाला जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाने से निकाल लेंगे। तो हम सीधा डायग्राम में पहले थोड़ा सा इसको नामांकित कर देते हैं, बाकी के जो बच्चे हैं वो देख लेंगे। बी से लेके पी तक का मान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, और ए से लेके पी तक का मान भी हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये जो मान निकाला गया है ये समकोण त्रिभुज आपका जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और आप इस मान को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें मालूम है मान को, तो हम आगे मान को यहाँ पे रखते हैं। चूँकि बीपी का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम साइड में पहले इसको लिख के ही देखते हैं। यहाँ पे अपना हो जाएगा बीपी बराबर क्या है अपना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये तो है बीपी का मान, लेकिन हमें यहाँ पे आवश्यकता है बीपी के स्क्वायर की, तो यहाँ पे आप लगा देंगे स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। माने फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बीपी स्क्वायर का मान अंडर रूट, और अंडर रूट कट जाएगा केवल आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे अगले स्टेप में इसका मान, तो आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसके पश्चात हम देखेंगे ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे AP स्क्वायर। थोड़ा चित्र में AP को निहार लो, ये A है और ये B है, इसका मान भी वही है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, मान रख दें सीधा। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। अब हमें क्या देखना है? जो अपना बिंदु P है, अब हम चलेंगे बिंदु P पर कौन सी तीव्रता? परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर कौन सी तीव्रता हो जाएगी? परिणामी तीव्रता। चूंकि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो AP है वही BP है, माने जितना मान AP का है वही मान BP का है, माने जो E1 है वो E2 के कैसा है? बराबर है, लेकिन बीच में कोण बन रहा है cos थीटा बराबर क्या लगेगा? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम परिणामी तीव्रता को निकालेंगे, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी हमारी E बराबर E1 cos थीटा। ये समझ में आ गया? भाई घटक के लिए, कोण के लिए दिया गया, प्लस में क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। अब हमें क्या करना है? E1 और E2 के मान पुट करना है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, प्लस में E2 का मान यहाँ पे लिखेंगे, तो E2 का मान भी हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा हो गया। इसके पश्चात यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो दोनों ही मान है, दोनों ही मान एक दूसरे के कैसे हैं? समान हैं। तो हम डायरेक्ट सामने कितने का गुणा कर लेते हैं? 2, माने 2 बार वो चीज़ लिखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E बराबर 2, फिर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? और थीटा हो जाएगा।
अब हमें किसके मान की आवश्यकता है, यहाँ पे cos थीटा के मान की आवश्यकता है। cos थीटा बराबर लगाना है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मान आएगा स्मॉल a बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। राजदीप सही से बैठ जाओ। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो मान में आ जाएगा e बराबर 2 इंटू 1/4 के इंटू में क्या हो जाएगा Q/r² प्लस का क्या हो गया ए स्क्वायर। किसका मान रखना है cos थीटा। cos थीटा चित्र की सहायता से निकलेंगे। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधा बटे कर्ण, सीधा हम यहाँ पे मान रख देंगे। आधार क्या है अपना a बटे कर्ण यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये समझ में आ गया cos थीटा का मान। इसके पश्चात हमें इसको व्यवस्थित करके लिखना है, यानी e बराबर 1/4 के इंटू देखो q गुणे 2 का गुणा a के साथ यानी 2a/, यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस का हो गया ए स्क्वायर इंटू में हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब कुछ मान आपको याद होंगे, क्या हुआ था q गुणे 2a का मान कैपिटल P माने द्विध्रुव आगुण परिभाषा से हो गया, और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर के रूप में आएगा 3/2। तो यहाँ पे अब हम मान पुट कर देते हैं तो आ जाएगा आपका e बराबर 1/4 के इंटू ऊपर क्या हो जाएगा p, और यहाँ पे आप लिख देंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का होल 3/2। इसके पश्चात वही छोटी बड़ी वाली बात फिर से करेंगे हम। तो यहाँ पे छोटा क्या होता है a छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है r से छोटा है माने छोड़ा है, छोड़ दो तो क्या हो जाएगा e बराबर 1/4 के इंटू p अपॉन a छोटा है माने a छोड़ा है तो क्या बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल पर क्या बचा उत्तर e बराबर 1/4 के इंटू p अपॉन r क्यूब। ये तो आ गया अपना उत्तर। यूनिट लिखेंगे एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम। ये कौन सी स्थिति हो गई हमारी, ये हो गई आपकी निरक्षीय स्थिति। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, दोनों ही स्थितियों में क्या कर देते हैं तुलना कर देते हैं। वही संबंध जैसी जो कंडीशन होती है वो तुलना ही वहाँ पे संबंध देखेंगे और तुलना भी, दोनों ही चीज़ें देखनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अक्षीय स्थिति के लिए। कौन सी स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति में क्या निकला e बराबर 1/4 के इंटू क्या निकला 2p/r³। ये निकला अपना अक्षीय स्थिति में। अब पहली बार तीव्रता लगाई है इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 1। इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके पश्चात हम यहाँ पे कौन सी स्थिति लगाएंगे, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें 2 नहीं होती। तो यहाँ पे लिखेंगे आप E2 बराबर 1/4 के इंटू p/r³। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का क्या कर देते हैं भाग देते हैं, माना 1 में 2 के द्वारा पिटाई घलाई जाती है। यहाँ पे हो जाएगा अब E1 अपॉन में क्या हो जाएगा E2 बराबर ऊपर किसका मान लिखेंगे E1 का, यानी 1/4 के इंटू 2p/r³ अपॉन में E2 का मान यानी 1/4 के इंटू p/r³
जे आपस में लड़ पड़े, ऊपर 2 बचे और नीचे 1 बचो। अब जो बचा है उसको आप लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 बटे में E2 बराबर 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, माने त्रिया गुणा कर देंगे। त्रिया गुणा करेंगे तो जो आपका E1 है, E1 का गुणा किसके साथ होगा? 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर ये रहेंगे आपके 2 और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा। ये दोनों में क्या निकल आएगा? संबंध। अक्षीय स्थिति माने अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति माने दुगनी, और निरक्षीय स्थिति माने बुरी स्थिति, बेकार स्थिति, और बेकार स्थिति माने आधी, माने कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए ये वर्ड हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता में दुगनी होती है, और यदि पहले निरक्षीय कहेंगे तो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता अक्षीय स्थिति की तुलना में आधी होती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में क्या देखना है? डिफरेंस, तुलना देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा किसकी लिखेंगे? अक्षीय स्थिति की। किसकी परिभाषा हो जाएगी? अक्षीय स्थिति की परिभाषा हो जाएगी। अक्षीय स्थिति में हम क्या कह रहे थे? वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता। अक्षीय स्थिति माने अक्ष पर, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये पहले बिंदु में हमने इसकी क्या लिख दी? परिभाषा लिखी। अब कहाँ पे आएंगे हम? निरक्षीय स्थिति में। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित होता है, इसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यहाँ पे भी क्या लिखी गई है? परिभाषा ही लिखी गई है। किसको लिखा गया है? परिभाषा को लिखा गया है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अक्षीय स्थिति की तीव्रता का हम क्या लिख देंगे? सूत्र। अक्षीय स्थिति की तीव्रता का सूत्र क्या निकलता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2b/r³। यहाँ पे लिख देंगे निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का सूत्र, तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p/r³। दोनों के सूत्र समान होते हैं। अच्छी है तो 2 का गुणा, और अच्छी नहीं है तो 2 को हटा, तो वो अच्छी नहीं है तो निरक्षीय में चला जाएगा। इसके पश्चात हम लिखेंगे अगला किसकी सहायता से? बिंदु E1 बराबर 2E2 की सहायता से, माने सूत्र की सहायता से हम तीसरा बिंदु बनाएंगे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दोगुनी होती है, और यहाँ पे लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी। इसके पश्चात एक बिंदु में हमें लिखनी होती है दिशा, तो इसकी दिशा यदि हम देखें तो द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, यहाँ पे आप लिखेंगे द्विध्रुव जो आपका होता है उसके अक्ष के कैसी होती है? अनुदिश होती है। कैसी होती है? द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश। साथ में आप देखेंगे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यहाँ ऋण बना था फिर धन बना था, ऐसे ही जा रहे थे ना उस साइड, तो यहाँ पे द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, अनुदिश समझ रहे? समानांतर, ठीक है, समानांतर तो तुम्हें पता ही है, अनुदिश उसी को कहा जाता है। तो ऋण आवेश से लेकर के यहाँ पर धन आवेश की ओर होती है। अब निरक्षीय स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी दिशा अनुदिश की जगह कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? यहाँ पर आप लिखेंगे ऋण से धन की ओर, और यहाँ पे लिख देंगे धन से ऋण की ओर। दिशा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिशा लिखोगे वो गलत हो जाएगा।